हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन दरोगा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की ये चौथी वीडियो है। वीडियो के सभी प्रश्न सिलेबस यानी 9th एंड 10th एनसीईआरटी साइंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। ये सभी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में यूके SSC तथा एसएससी द्वारा बार बार पूछे गए हैं, अतः ये सभी प्रश्न वन दरोगा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो बाइलिंगुअल होगी, अतः हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो में कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ सीखा है आपने, तो आप उस टाइम वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो गाइस, आज का पहला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। तो दूरदृष्टि दोष आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। उर्दू और अवनी अवनी ये एक ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हैं। ऊ से उत्तल कॉन्वेक्स लेंस और दूर से दूर, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, और अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए। ओके, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा, उत्तल लेंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम में कितना होता है। देखिए, माइक्रो में मिली में होता है 10⁻³ माइक्रो में होता है 10⁻�6 और नैनो में होता है 10⁻�9, पीको में होता है 10⁻12 और फर्मी में होता है 10⁻15। तो पीको का पूछ रहा है, पीको में होता है 10⁻12 ग्राम। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक का आइसोटॉप पूछ रहा है कि आइसोटॉप किसे बोलते हैं। तो आइसोटॉप उसे बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस होता है। यानी दो ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या तो बराबर होंगे लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान अलग होंगे। परमाणु संख्या जैसे ये कोई तत्व है तो यहाँ नीचे में परमाणु संख्या लिखी जाती है और ऊपर में परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि कार्बन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक C12 करके होता है और एक C14 करके होता है। यानी परमाणु का जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है, इसके भी 6, लेकिन इसका जो द्रव्यमान हो गया वो अलग हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 ट्राइटेरियम। और ये जो तीसरा वाला होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान 3 है, इसको क्या बोलते, ये होता है रेडियो एक्टिव। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा आइसोटॉप। और आइसो बार अगर पूछता तो आइसो बार में, बार देखिए बार कहाँ पे लगता है, ऊपर में लगता है बार। तो यानी ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होंगे लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो हो गया आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 और कैल्शियम का होता है 20, पर जो इनके द्रव्यमान होते हैं कैल्शियम के होते हैं 40 और आर्गन का भी होता है 40। तो देखिए इनके परमाणु द्रव्यमान से में, इसलिए इनको आइसोबार कहते हैं। और एक और चीज़ होती है उसे बोलते हैं आइसोटोन। आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोन नाम से लग रहा है कि जिसमें न्यूट्रॉन इक्वल होंगे, यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तो ऑक्सीजन ले लेता हूँ और कार्बन ले लेता हूँ, कार्बन का वो भी C14 वाला आइसोटोप। तो देखिए कार्बन में कितने, कार्बन का होता है 8 और 16, ये होता है ना, 8 उसकी परमाणु संख्या और 16 उसके परमाणु द्रव्यमान, और कार्बन को होगा 6 और 14। जितने ये क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जो नीचे लिखे जाती है प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस देखेंगे तो उसमें तो 8 तो प्रोटॉन हो गया और बचे कितने, 8 हो गया उसमें न्यूट्रॉन, इसमें हो गया 8 न्यूट्रॉन। अगर इसकी बात करूँ इसमें तो 6 हो गया, 6 क्या हो गया प्रोटॉन, और बचे कितने, 14 में से 6 गए 8 हो गए न्यूट्रॉन। देखिए इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, इसमें भी न्यूट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं आइसोटोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या समान रहेगी। प्रोटॉन मतलब वही परमाणु क्रमांक समान रहेगी लेकिन उनका जो द्रव्यमान होगा भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रासायनिक, जो मच्छर भगाने वाली दवाई होती है उसमें क्या डालते हैं। देखिए अगर कॉइल की बात करें, जो कॉइल आती है, कछुआ बोलते हैं उसे आम भाषा में शायद, तो उसमें जो रहता है वो एलिथ्रीन रहता है। उसमें एलिथ्रीन नाम का एक रसायन होता है, एलिथ्रीन। और जो अगर हम उसकी बात करें, जैसे गुड नाइट वगैरह आता है लिक्विड वाले फॉर्म में, तो उसमें होता है प्रेलेथीन करके आता है, वो प्रेलेथीन होता है और ये एलेथीन होता है।
ठीक। तो ऑप्शन में जो मिल जाए, एलेथ्रीन मिल जाए या प्रेलेथ्रीन मिल जाए, दोनों क्या होते हैं, मच्छरों को भगाने वाली दवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 वाट का एक बल्ब है, 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है तो कितना खर्च होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, एन कितने डिवाइस है उतने और कितने दिनों तक जलाया जा रहा है और उसकी पावर कितनी है, ये डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए करते हैं क्योंकि वाट किलो वाट में निकालना होता है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे हम डिवाइस कितना, एक ही डिवाइस एक बल्ब जलाना है, कितने दिनों के लिए जलाना है, दिन देने रखा है, एक मान लेते हैं। और पावर कितनी है उसकी, तो पावर है 100 वाट। 100 वाट है 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे के लिए जलाना है। ओके 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे के लिए जलाना है, डिवाइडेड बाय हो गया 1000। जब इसको सॉल्व करेंगे एक से ये कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो आंसर कितना आ गया 1। और ये किस में आता है, ये यूनिट में आता है, यूनिट, या फिर इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। ये इसकी कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बिल भी निकाल सकते हैं। हर क्षेत्र का 1 यूनिट का दाम अलग होता है। जैसे कहीं पे 2.5 रुपये हुआ और यूनिट हमारा आया 50 यूनिट आया, तो इसको इंटू कर देंगे इससे, तो हमारे बिल आ जाएगा कितने रुपए का बिल निकला है इस महीने। ठीक, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट निकल रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मिरर यूज़ में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं यूज़ दाढ़ी बनाने के लिए। और यूज़ बता देता हूँ मैं आपको और कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो जो अवतल दर्पण के और यूज़ देखते हैं, टॉर्च में यूज़ होता है, टॉर्च में होता है, सोलर डिवाइस में होता है, सोलर कुकर हो गया जैसे उनमें यूज़ होता है, और सेविंग मिरर तो हो गया, सेविंग मिरर में होता है। और डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं दांतों को देखने में, जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं दांतों को देखने के लिए, वो भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ देख लेते हैं। तो जो गाड़ी के साइड में लगा रहता है देखने के लिए, पीछे गाड़ियाँ आ रही है उसको देखने के लिए, जो साइड में रियर व्यू बोलते हैं, जो रियर व्यू मिरर, वो बना होता है आपका उत्तल दर्पण का, यानी कॉन्वेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, किसी में कन्वर्ट करना होगा, चाहे वो सेल्सियस दे दे, फ़ारेनहाइट दे दे या केल्विन दे दे। तो एक फॉर्मूला आपको याद करना है बेसिकली, ये C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273, यहाँ पे आ नहीं रहा, 273 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो आप इतना यूज़ करेंगे इस फार्मूला को, और आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना हो तो इतना यूज़ करना है, सेल्सियस से इसमें बदलना है तो इतना यूज़ करेंगे। तो अभी इसने क्या बोला कि सेल्सियस में पूछ रहा है, सेल्सियस में। तो पहली बात तो ये तो याद ही होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसी को केल्विन में निकालना है तो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 310 केल्विन हो गया। और इसी को अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो सेल्सियस में पता चल गया, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को जोड़ देंगे, यानी C/5 इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, C/F माइनस 32/9। अब हमें सेल्सियस का पता चल गया 37 होता है, यहाँ पर रख देंगे 37/5 इक्वल टू 9 इधर आ जाएगा इंटू में, इक्वल टू F माइनस 32। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा समथिंग 98 पॉइंट कुछ आएगा, 98.6 के अराउंड आएगा। ये इतना ही फ़ारेनहाइट होता है, इतना ही टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का। तो फ़ारेनहाइट में तो ये हो गया 98.4 या 6 के अराउंड, 37 हो गया सेल्सियस में, और केल्विन में कितना हो गया 310 डिग्री केल्विन, ये हो गया केल्विन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते तो हम क्या कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले फूड चेन की बात हो रही है यहाँ पे। तो फूड चेन में सबसे पहले जो सन से खाना बनाते हैं, यानी उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर होता है। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, प्रोड्यूसर हो गया। अब प्रोड्यूसर को जिसने खाया वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता उसे बोलेंगे। जैसे कि एक घास था, घास को किसने खाया, बकरी ने, तो घास तो हो गया आपका प्रोड्यूसर, लेकिन जो बकरी है वो हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। और बकरी को खा रहा है मानव, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। और अगर मानव को कोई और खा जाता तो वो हो जाता आपका थर्ड, यानी तृतीय उपभोक्ता हो जाता है वो आपका। ओके तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, यानी रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या उत्सर्जित करता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से 3 प्रकार की रेज निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा क्या होते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये पॉजिटिव होते हैं। बीटा क्या होते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव होते हैं। और गामा क्या होता है, 0, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो अल्फा होता है पॉजिटिव, बीटा होता है नेगेटिव और गामा न्यूट्रल। ये 3 प्रकार की रेज निकलती है किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम किस चीज़ पर आधारित होता है, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। एक होता है परमाणु संलयन और एक होता है परमाणु विखंडन। परमाणु संलयन को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मतलब संलयन और फिजन मतलब होता है विखंडन। ठीक, तो परमाणु विखंडन पहले बात कर लेते हैं। परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस लेते हैं, भारी न्यूक्लियस, उस पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी करवाते हैं। न्यूट्रॉन्स की बमबारी कराने से क्या होता है, ये जो हैवी न्यूक्लियस है ये 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। ये देखिए टूट गया और साथ में न्यूट्रॉन्स निकलते, 3 न्यूट्रॉन्स निकल गए। यानी कि परमाणु विखंडन किसे बोलेंगे, जब एक हम हैवी न्यूक्लियस को छोटे न्यूक्लियस में तोड़ेंगे तो वो हो गया परमाणु विखंडन। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, विखंडन का एग्जाम्पल हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है परमाणु विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन के द्वारा प्रोड्यूस होती है। ओके, और दूसरा देखते हैं, एक होता है परमाणु संलयन। परमाणु संलयन को फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, 2 न्यूक्लियस, ये देखिए हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस है, ये जुड़ के हीलियम बना रहा है। तो इसमें 2 स्मॉल न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस बनाता है, इसको बोलते हैं संलयन। संलयन मतलब जुड़ना। एग्जाम्पल क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे सूर्य है, सूर्य में जो ऊर्जा बनती है उसमें क्या होता है, सूर्य में 2 हाइड्रोजन के अणु मिलके एक हीलियम का अणु बनाते हैं, इसलिए सूर्य भी क्या है, परमाणु संलयन का उदाहरण है। और हाइड्रोजन बम हो गया परमाणु संलयन का। और परमाणु बम यानी एटॉमिक बम किसका होता है, परमाणु विखंडन का होता है। एटॉमिक बम हो गया परमाणु विखंडन का एग्जाम्पल और हाइड्रोजन बम हो गया परमाणु संलयन का एग्जाम्पल। ओके, तो आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि परमाणु बम किसका, विखंडन का होता है, परमाणु विखंडन। अगर हाइड्रोजन बम पूछता तो संलयन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्या क्वेश्चन, ये होता है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। हरविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए, प्रयोगशाला में इन्होंने सबसे पहले जीन का सिंथेसाइज किया था, इसलिए इनको आविष्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था इनको, 1968 में। अगर आपको पूरा जानना है कि कैसे मिला था, क्या किया था और भी वैज्ञानिक का नाम जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देखिए, उसमें सब वैज्ञानिक कवर किए गए। 9th और 10th NCERT में जितने भी वैज्ञानिक दिए गए और उनके खोजे, उन्हें नोबेल कब मिला, सब कवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। जो हमारी आँखों पे इमेज फॉर्म होता है उसका नेचर कैसा होता है, वो होता है हमारा रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा होता है। मैं आपको यहाँ पे भी एक ट्रिक दे देता हूँ याद करने के लिए, वाऊ और आसी, इससे आप याद रख सकते हैं। जो वास्तविक होगा यानी जो रियल होगा वो उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, और जो आभासी होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। ओके, ये ट्रिक थी छोटी सी। तो आँख पे कैसी बनती है, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, कमेंट में करके बताइए कहाँ पे यूज़ होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, गोबर गैस यानी बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन पाया जाता है। और CNG में भी सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है। LPG में क्या पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भू पटल पे सर्वाधिक यानी कि अर्थ क्रस्ट पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ओके, इसके बाद पाया जाता है सिलिकॉन के बाद पाया जाता है एल्यूमिनियम। आपको टॉप 3 याद रखना है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछ सकता है, अगर वो पूछे कि अर्थ क्रस्ट पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मेटल पाया जाता है यानी धातु पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम।
और अगर कुछ भी ना बोले कि सर्वाधिक क्या पाया जाता है तो हो जाएगा ऑक्सीजन। और अगर ऐसे बोले कि सर्वाधिक सेमीकंडक्टर कौन सा पाया जाता है तो सेमीकंडक्टर हो गया आपका सिलिकॉन। अर्धचालक कौन पाया जाता है? सिलिकॉन। और यदि प्रश्न ऐसा अर्थ कृष्ण ना पूछ के ब्रह्मांड का पूछे, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद ऑक्सीजन। आपको टॉप 3 याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। और यदि आपका ह्यूमन बॉडी का पूछे, ह्यूमन बॉडी में क्या पाया जाता है सर्वाधिक, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर पाया जाता है कार्बन, फिर उसके बाद पाया जाता है हाइड्रोजन। टॉप 3 याद रखना है, टॉप 3। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। क्वेश्चन बोल रहा था कि अर्थ क्रस्ट पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, यहाँ मेटल नहीं बोला इसने, इसलिए आंसर होगा ऑक्सीजन। अगर मेटल बोलता तो एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तब भाप गुजरती है। देखिए आपको रिएक्टिव सीरीज याद होनी चाहिए, अगर अभी याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो आपको याद करनी पड़ेगी। रिएक्टिव सीरीज के टॉप ऊपर जो होते हैं टॉप 3, यानी कि आपका हो गया पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ये तीनों ऐसे एलिमेंट है या मेटल है जो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम, ये तीनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक, गर्म पानी, ठंडे पानी और भाप, ये तीनों से कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो सिर्फ हॉट वाटर और स्टीम के साथ करता है, यानी जो सिर्फ हॉट वाटर और स्टीम के साथ करता है, ये मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा। और फिर इसके नीचे आते हैं और तो एल्युमिनियम, जिंक और लोहा यानी आयरन, ये तीनों क्या करेंगे? ओनली विद स्टीम, ओनली विद स्टीम, भाप के साथ करेंगे सिर्फ, ना तो हॉट वाटर के साथ करेंगे ना तो कोल्ड वाटर के साथ करेंगे। और जो एच से नीचे हैं, जितने भी एच से नीचे हैं वो रिएक्टिव करते नहीं, लेस रिएक्टिव होते हैं, वो किसी से क्रिया नहीं करते। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, ये सब किसी चीज़ से भी रिएक्टिविटी नहीं करते हैं। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि वो कौन सा है एलिमेंट जिस पे भाप की भी अभिक्रिया नहीं होती, यानी कि उस पर ना तो भाप की होगी, ना हॉट वाटर की, कोल्ड वाटर किसी की भी नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन से नीचे क्या था? कॉपर था, Ag था, Au था। तो ऑप्शन में क्या है? कॉपर। तो हमारा आंसर हो गया कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जन्म। देखिए परमाणु ऊर्जा में तो होमी जहांगीर भाभा है, होमी जहांगीर भाभा। और अंतरिक्ष का पूछे तो अंतरिक्ष कौन है? अंतरिक्ष विक्रम अम्बलाल साराभाई। तो साराभाई तो हो गए अंतरिक्ष के लिए, और परमाणु के लिए हो गए, एटॉमिक एनर्जी के लिए हो गए कि कौन से? भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के काल में जो दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं, दूध के दांत 20 होते हैं। ये दांत कब आने शुरू होते हैं? जब बेबी 6 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है तब ये दांत आने शुरू हो जाते हैं। और 14 वर्ष के अंदर, 14 वर्ष तक ये सारे दांत टूट जाते हैं और दोबारा ये दांत आते हैं। तो 20 दांत जो आते हैं वो दोबारा आते हैं। मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए मनुष्य को क्या बोलते हैं? डिप्योडोंट बोलते हैं। डिप्योडोंट बोलते हैं, डिप्योडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि, डाइफ्योडोंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 बार दांत आते हैं इसलिए। और इससे और क्या पूछ सकता है वो कि हाँ टोटल दांत कितने होते हैं? टोटल दांत होते हैं 32, जिसमें से अक्कल दाढ़ यानी कि विजडम टीथ को भी लगा लेते हैं। जो विजडम टीथ, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विजडम टीथ कब आता है, किस पीरियड में आता है? तो इसमें कोई वो नहीं है, बहुत सारी बुकों में अलग अलग है। तो अगर हम एवरेज निकालें तो 17 से लेके 25 वर्ष इस बीच में विजडम टीथ आ जाते हैं। कितने होते हैं विजडम टीथ? 4 होते हैं, 4 विजडम टीथ होते हैं। तो टोटल दांत तो 32 होते हैं, जिसमें से 20 तो 2 बार आते हैं, 4 होते हैं हमारे विजडम टीथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ और कि शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, पार्ट कौन सा होता है? वो दांत होता है। दांत का भी कौन सा? इनेमल, जो दांत के ऊपर सफ़ेद कवरिंग होती है उसी को इनेमल बोलते हैं। आप कमेंट में बताइए यदि आपको पता है कि जो इनेमल है ये कौन से केमिकल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक है? वैकल्पिक यानी रिन्यूएबल कौन सा, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स कौन सा है? तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हमारा वैकल्पिक स्रोत है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा भी खत्म हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा भी एक टाइम खत्म होगा, ज्वारीय ऊर्जा भी खत्म हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा लेकिन खत्म नहीं होगा जब तक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जा सकता है, मतलब चादर का रूप, चादर शीट का रूप दिया जा सकता है, वो कहलाती है। जिन्हें पीट कर, देखिए धातु में 2 होती है, एक मिलेबल होता है और एक डक्टाइल का गुण होता है। डक्टाइल मतलब कि कितना खींच सकते हैं, तन्यता, तन्यता को बोलते हैं डक्टाइल, कितना खींच सकते हैं उसको। और
मेलेबल यानी अधातवर्तता, हिंदी में उसको अधातवर्तता बोलते हैं, मतलब कि उसे पीट पीट कर उसकी कितनी पतली शीट बनाई जा सकती है, उसको बोलते हैं अधातवर्तता। तो ये बोल रहा है कि पीट कर वही अधातवर्तता पूछ रहा है, तो इसमें ये ऑप्शन गलत है सारे, इसका आंसर होना चाहिए था अधातवर्तता, या फिर अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे के नीचे बैठा आदमी ठंडा अनुभव करता है यदि तापमापक यानी थर्मोमीटर को पंखे के नीचे रखा जाए तो पाठ्यक्रम क्या होगा, उसके रीडिंग में क्या आएगा। इसका आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस क्यों होती है। तो इसका कारण ये है कि जब हम गर्मियों में क्या होता है, शरीर से पसीना निकलता है, तो जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो वो पसीना पंखे की हवा से वेपराइज होता रहता है, यानी कि वाष्पीकृत होता रहता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है, यानी कि उस पसीने की वजह से हमें ठंडक महसूस हो रही होती है, ना कि पंखे की हवा आ रही है ठंडी ठंडी, उससे नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि केवल सामान्य तापक्रम दर्शाएगा, जो रूम टेम्परेचर है, जो रूम का जितना टेम्परेचर है वही दिखाएगा, ठंडा गर्म कुछ नहीं दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे विशाल जीवित स्तनपायी यानी मैमल्स क्या है, तो सबसे बड़ा क्या है, ब्लू व्हेल है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है, हवा में आपको याद होना चाहिए, तो पता ही होना चाहिए कि हवा में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद होता है ऑक्सीजन 21% के समथिंग, फिर होता है हमारा, फिर उसके बाद होता है हमारा आर्गन, ठीक, फिर होता है हमारा कार्बन होता है 0.38% और आर्गन होता है 0.93%। तो ये तो आपको याद पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे भारी धातु क्या है, सबसे भारी धातु देखिए, सबसे निम्न में से पूछ रहा है, अगर ये निम्न नहीं होता और ऐसे होता सबसे भारी धातु कौन सा होता है, तो उसका नाम है ऑस्मियम। ये नोट कर लीजिए, ऑस्मियम है जो सबसे भारी धातु है ऑन अर्थ, पृथ्वी सतह पर सबसे भारी धातु। और इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलें तो यूरेनियम है सबसे भारी धातु। टॉप 10 आपको पता होना चाहिए, टॉप 10 मैं आपको बता देता हूँ। सबसे भारी होता है ऑस्मियम, फिर होता है इरिडियम, प्लेटिनियम, नेपच्यूरियम, प्लूटोनियम, टंगस्टन, गोल्ड और यूरेनियम। टॉप 8 भी पता होगा आपको तो भी ठीक है, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो यूरेनियम था ऑप्शन में और यूरेनियम सही है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हाँ, आपसे एक बात पूछनी थी कि रैपिड टेस्ट जो हम कर रहे थे वीडियो में, वो आपका रैपिड टेस्ट लेना है कि नहीं लेना है, वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ओके, हैव अ गुड डे।